हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आलम सर और आप देख रहे हैं आलम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। ठीक है, सबसे पहले आज जो हम लोग टॉपिक लिए हैं, ठीक है, वो टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और ये एक न्यू चैप्टर है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो क्लास 12 का 6th चैप्टर है। ठीक है, हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला वर्ड आता है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। ठीक है, तो उसका क्या मॉलिक्यूलर बेसिस है, मतलब कौन उसको ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम इसमें एक वर्ड लेते हैं वो है आपका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आगे जाके हम लोग देखेंगे जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले आइसोलेट कौन किया था? तो आप बोलोगे जेनेटिक मटेरियल को जो सबसे पहले आइसोलेट किया था उसका नाम था फ्रेडरिच मिशर। फ्रेडरिच मिशर सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया था। ठीक है, कब किया था? तो आप बोलोगे 1869 में किया था। कहाँ से किया था? तो आप बोलोगे पस सेल से किया था। ठीक है, पस सेल क्या है? एक वाइट ब्लड सेल है। पस सेल के कहाँ से किया था? तो आप बोलोगे पस सेल के न्यूक्लियस से किया था। ठीक है, इसीलिए उसका नाम दिया वो न्यूक्लियन। ठीक है, तो पस सेल के कहाँ से किया था? न्यूक्लियस से किया था, उसका नाम न्यूक्लियन दिया था। ठीक है, बाद में एक हार्टविग नाम का साइंटिस्ट था, उसने बोला कि ये न्यूक्लियन जो होता है, ये न्यूक्लियन ही क्या करता है? कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। कहाँ से? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, बाद में फ्रेडरिच मिशर का ही एक स्टूडेंट था जिसका नाम है अल्टमैन। ठीक है, बाद में उसने कहा कि उसका जो न्यूक्लियन होता है उसका एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, और एसिडिक नेचर होने के कारण उसको बाद में वो क्या बोल दिया कि न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। ठीक है, तो वही न्यूक्लिक एसिड्स को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आप कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल वर फर्स्ट isolated in 1869 by Friedrich Miescher 1969 by Friedrich Miescher and called it न्यूक्लियन। ठीक है, called it न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियन obtained from pus cell, मतलब वाइट ब्लड सेल से ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल का डिस्कवरी कौन किया था? सबसे पहले आइसोलेट कौन किया था? तो वो आइसोलेट किया था फ्रेडरिच मिशर। कब किया था? 1869 में किया था। ठीक है, कहाँ से किया था? तो आप बोलोगे पस सेल से किया था। पस सेल क्या होता है? तो एक वाइट ब्लड सेल है। ठीक है, उसको न्यूक्लियन वर्ड दिया। न्यूक्लियन वर्ड इसलिए दिया क्योंकि वो पस सेल के न्यूक्लियस से ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, दूसरा एक साइंटिस्ट है हार्टविग। ठीक है, हार्टविग की अगर हम बात करते हैं तो हार्टविग बोला कि न्यूक्लियन is responsible for transmission of trait from parents to offspring। ठीक है, तो न्यूक्लियन हार्टविग क्या बोला कि न्यूक्लियन ही क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर के लिए, किस चीज के ट्रांसफर के लिए? कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए। कहाँ से कहाँ? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। बाद में फ्रेडरिच मिशर का ही एक स्टूडेंट था अल्टमैन। ठीक है, अल्टमैन क्या किया? न्यूक्लियन को रीनेम किया। जो न्यूक्लियन था उसको रीनेम कर दिया और रीनेम करके इसका नाम क्या दिया? न्यूक्लियन का नाम क्या दिया? इसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला इसको? क्योंकि ये एसिडिक नेचर का था। ठीक है, एसिडिक नेचर का होने के कारण बाद में न्यूक्लियन को ही न्यूक्लिक एसिड बोल दिया गया
और न्यूक्लिक एसिड किसके द्वारा बोला गया? तो ये फ्रेडरिच मीसर का ही एक स्टूडेंट था जिसको अल्टमैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो न्यूक्लिन को बाद में न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला? क्योंकि वो एसिडिक नेचर का था, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड बोला, ठीक है। बाद में यही साइंटिस्ट ने बोला कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। बाद में यही साइंटिस्ट बोला कि एक होता है डीएनए और एक होता है आपका आरएनए, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक थोड़ा सा हिस्ट्री था। हिस्ट्री में क्या हो गया आपका कि सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्रेडरिच मीसर। कहाँ से किया था? पस सेल से किया था। पस सेल क्या? एक व्हाइट ब्लड सेल है। पस सेल के कहाँ से? तो पस सेल के न्यूक्लियस से किया था। उसका नाम क्या दिया? न्यूक्लिन दिया, ठीक है। हेटविग नाम का दूसरा साइंटिस्ट था, वो बोला कि न्यूक्लिन ही क्या करता है? कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। कहाँ से? पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। बाद में अल्टमैन नाम का साइंटिस्ट था, वो बोला कि वो न्यूक्लिन को फिर से रीनेम किया, रीनेम करके न्यूक्लिक एसिड दिया, ठीक है। और जो न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड क्यों दिया था? क्योंकि वो एक एसिडिक नेचर का था, ठीक है। बाद में यही अल्टमैन बोला कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, वो दो टाइप का होता है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं, अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ज्यादातर एनिमल में, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आपका डीएनए होता है, ठीक है। कुछ वायरसेस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डीएनए ज्यादा क्यों होता है, आरएनए कम क्यों होता है। क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, और आरएनए लेस स्टेबल होता है, ठीक है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों लेस स्टेबल होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। अकरेंस देख लेते हैं हम लोग डीएनए का, ठीक है। तो हमको क्या पता चल गया? हमको पता चल गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आपका आरएनए, ठीक है। तो हम डीएनए को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, आरएनए को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका ये पाया कहाँ जाता है, इसका अकरेंस क्या है, कहाँ पे पाया जाता है ये, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों जगह पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। जब न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसमें एक न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। वहां पे आपका क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक डीएनए पाया जाएगा, एक एक्स्ट्रा भी आपका इसके अंदर क्रोमोसोम होगा, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। वहां पे भी क्या पाया जाएगा? आपका डीएनए पाया जाएगा। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाएगा। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स में आपका डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में दो टाइप का डीएनए पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। आप जानते हो कि यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और जब यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा तो इसके अंदर जो डीएनए होगा वो आपका न्यूक्लियर डीएनए भी हो सकता है एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी हो सकता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी हो सकता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर डीएनए पाया जाएगा, न्यूक्लियर डीएनए मतलब वो डीएनए जो कहाँ पे पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। किसके? यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जाएगा उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहने का मतलब ये है कि यूकैरियोट्स में अगर हम प्लांट और एनिमल को कंसिडर करें तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं। मतलब इस ऑर्गेनल्स के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और खुद का क्या होता है? इसके अंदर राइबोसोम होता है, और राइबोसोम वो 70S होता है, वो हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे क्या होता है? हमारा डीएनए पाया जाता है, और इधर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। ये सिर्फ प्लांट के अंदर होगा ऐसा कुछ, ठीक है, और ये आप कह सकते हो प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर ऐसा पाया जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है।
तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपका, ये अकरेंस है आपका प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में भी पाया जाएगा। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर डीएनए होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है, ये तो इसका अकरेंस हो गया। ठीक है, देन अकरेंस के बाद जो हम लोग देखते हैं, हम देखते हैं कि लेंथ क्या होता है डीएनए का। कुछ हम लोग देखते हैं लेंथ क्या होता है डीएनए का। ठीक है, अगर डीएनए का हम लेंथ की बात करें, सबसे पहले तो हम कुछ चीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लेंथ वगैरह को देखेंगे। हम जानते हैं सबसे पहले कि डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है, ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका कंपोजिशन ही देखेंगे कि डीएनए किस चीज का बना है। तो अगर आपसे कोई पूछे डीएनए किस चीज का बना है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड उसका मोनोमर है। ठीक है, बट डीएनए का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड में कौन सा, तो न्यूक्लियोटाइड भी दो टाइप का होता है, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तो जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है वो मोनोमर है किसका, डीएनए का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर न्यूक्लियोटाइड है क्या, उसका कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। ठीक है, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड में हम सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, ये मिलके बना होता है पेंटोस शुगर से, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन चीज से मिलके क्या बनता है आपका, न्यूक्लियोटाइड बनता है। इन तीनों चीज से मिलके आपका क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड ये तीन चीज से मिलके बनता है। और न्यूक्लियोटाइड से कौन बनता है, डीएनए बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सा न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड्स में भी दो टाइप का न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, एक होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और एक होता है आपका राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होता है इससे आरएनए बनता है, इससे क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, जबकि आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो होता है इससे क्या बनता है, डीएनए बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डीऑक्सी वर्ड यूज किए, यहाँ पे डीऑक्सी वर्ड नहीं है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है अभी आगे आकर के क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, बट यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड वर्ड तो है, मतलब जो पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, सिंपली क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट्स कौन कौन सा है। तो हम सबसे पहले बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है आपका पेंटोस शुगर। ठीक है, पेंटोस शुगर का मतलब पेंट से आया है, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले तो पेंटोस शुगर एक आपका 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन का ये शुगर है। ठीक है क्या ये, तो ये आपका राइबोस शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है, ये राइबोस शुगर होता है। ठीक है, राइबोस शुगर। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए किस में बोलते हैं कि ये एक डीऑक्सी राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ठीक है, अगर हम आरएनए की बात करें, ये किस कंडीशन में है आपका, डीएनए के कंडीशन में। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर हम बोलते हैं कि ये राइबोस शुगर होगा, ये क्या होगा, राइबोस शुगर होगा। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर है और यहाँ पे आपका राइबोस शुगर है। ठीक है, तो राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। और इसी शुगर के कारण, इस नेम के कारण ही आप कह सकते हो कि यहाँ पे वर्ड यूज करता है डीएनए के लिए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि डीऑक्सी कहाँ से आया, यही शुगर से आया, डीऑक्सी राइबोस शुगर से आया है। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर में अगर हम देखते हैं, ठीक है, दोनों का हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होगा, देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा शुगर का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक
इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे H होता है, बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। ये यहाँ पे H होता है, H OH H और यहाँ पे होता है CH2OH, ये शुगर होता है, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका कार्बन नंबर 1 होता है, ये कार्बन नंबर 2 होता है, जिसको हम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, ये तो हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गया। अगर हम राइबोस शुगर की बात करते हैं तो राइबोस शुगर क्या होता है, राइबोस शुगर ये होता है, ठीक है। राइबोस शुगर ये होता है, ठीक है। सॉरी, राइबोस शुगर ये होगा, क्लियर ना। अगर हम राइबोस शुगर की बात करते हैं तो वो ये होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता है कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है। ये आपका कार्बन नंबर 2 है, इसके यहाँ पे OH होता है, H OH H और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2OH, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम देखते हैं तो ये आपका क्या हो गया, राइबोस शुगर हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, देखो ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 3 4 कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, ठीक है। अगर हम दोनों में कंपेयर करें कि राइबोस शुगर क्या होता है और डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि जो राइबोस शुगर होता है, ठीक है, उसका सेकंड पोजीशन को आप ध्यान दो, ठीक है। ये जो सेकंड पोजीशन है, इस सेकंड प्राइम जो है और इसका सेकंड प्राइम है, इन दोनों पे अगर आप ध्यान दो, ठीक है, तो इसका जो सेकंड प्राइम है उस पे H है और इसका जो सेकंड प्राइम है उस पे OH है, ठीक है। यही डिफरेंस है आपका डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस शुगर में। वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं डीऑक्सी, डी का मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो किस पॉइंट से रिमूव किया गया है, तो आप बोलोगे 2 प्राइम पोजीशन से रिमूव किया गया है, ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए कभी कि डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर राइबोस शुगर जो होता है और डीऑक्सीराइबोस शुगर, जब राइबोस शुगर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है, जब राइबोस शुगर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जानते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है ये OH ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप्स को जब रिमूव कर दिया जाता है राइबोस शुगर के सेकंड प्राइम पोजीशन से, किस पोजीशन से, सेकंड प्राइम पोजीशन से, देन आपका क्या बनता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर बनता है, ठीक है। अब बोलो इसका क्या एडवांटेज है, देखो अगर यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, यहाँ पे OH ग्रुप पाया जाता है 2 प्राइम पे, OH ग्रुप नहीं होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ज्यादा स्टेबल का मतलब ये लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। और ज्यादा स्टेबल होने के कारण ही ये कहीं ना कहीं ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, ठीक है। जबकि इसके अंदर आपका OH ग्रुप है और ये OH ग्रुप फ्री होता है, ये वाला जो OH ग्रुप है ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेगा, ये वाला जो OH ग्रुप है ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेगा। जब 5 प्राइम टू 3 प्राइम जब DNA पूरा कंप्लीट DNA का फॉर्मेशन होता है, तब ये न्यूक्लियोटाइड का जो ये OH ग्रुप है ये क्या करता है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेता है। लेकिन ये जो OH ग्रुप है 2 प्राइम वाला, ये क्या होता है, फ्री होता है, और फ्री होने के कारण ये RNA को क्या कर देता है, रिएक्टिव कर देता है, और रिएक्टिव होने के कारण ऑब्वियसली वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। और लेस स्टेबल होने के कारण ये जेनेटिक मटेरियल बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिर्फ कुछ वायरस है जिसमें ये जेनेटिक मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये राइबोस शुगर। अब आपको अगर पूछा जाए कि DNA और RNA में एक डिफरेंस क्या है, तो आप DNA RNA में डिफरेंस यहाँ से कुछ निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्या डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हो, सबसे पहले तो यही बोल सकते हो कि DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, RNA के अंदर आपका क्या होता है, राइबोस शुगर होता है, ठीक है, ठीक है। और एक यहाँ से डिफरेंस आप निकाल सकते हो, यहाँ पे OH ग्रुप एब्सेंट होता है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है इसलिए ये कम स्टेबल होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा जाता है कि मतलब क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस की आपका ये पॉइंट पे डिफरेंस है, 2 प्राइम पोजीशन पे डिफरेंस है, और किस का डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं इससे अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए, OH ग्रुप को अगर रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं क्या बनेगा, आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर बनेगा। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हम एक पेंटोस शुगर को पहला ये देख लिए, न्यूक्लियोटाइड का पहला जो पोजीशन है आपका पेंटोस शुगर को हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। देन दूसरा है आपका नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, दूसरा है आपका क्या, नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है,
ठीक है। सिंपली नाइट्रोजनस बेस है, एक बेसिक नेचर का कंपाउंड है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस देखो, नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन दो टाइप का होता है? तो एक होता है इसका प्यूरिन, ठीक है, और एक होता है आपका पैरामिडीन, ठीक है। जो प्यूरिन होता है ये कितने कार्बन का होता है? सॉरी, प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ये? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। जबकि पैरामिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, देखो ये सब स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उस चीज को, ठीक है। ये सब चीज हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्यूरिन है और दूसरा क्या है आपका? पैरामिडीन है, ठीक है। प्यूरिन का दो टाइप्स होता है, एक हो जाएगा आपका एडेनिन, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका ग्वानिन। एक हो जाएगा आपका एडेनिन और एक हो जाएगा आपका ग्वानिन। एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये दो टाइप का आपका होता है, एक होगा एडेनिन और एक होगा आपका ग्वानिन, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम पैरामिडीन की बात करते हैं तो पैरामिडीन भी आपका डिफरेंट टाइप्स, तीन टाइप का होगा, जिसमें एक होता है आपका साइटोसिन, एक होता है आपका थायमिन, ठीक है, और एक होता है आपका यूरासिल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए में कितना न्यूक्लियोटाइड डीएनए में कितना नाइट्रोजनस बेस होता है, तो आप बोलोगे 4 नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। अगर आरएनए में कितना नाइट्रोजनस बेस होता है, तो आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेस होता है। लेकिन अगर कोई कंडीशन हमें नहीं दिया है कि डीएनए में पूछ रहा है या आरएनए में पूछ रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कितना नाइट्रोजनस बेस होता है, तो हम बोलेंगे 5 नाइट्रोजनस बेस होता है। कौन कौन सा है आपका? एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, 5 नाइट्रोजनस बेस है। लेकिन इन डीएनए, अगर डीएनए की हम बात करते हैं तो वहां पे एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा एंड थायमिन होगा, ठीक है। सी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। और अगर हम आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए में क्या हो जाएगा? तो आरएनए में हो जाएगा आपका एडेनिन हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा एंड यूरासिल हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए के अंदर थायमिन होता है और आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरासिल होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। बाकी प्यूरिन दोनों में कॉमन होगा, प्यूरिन, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है हमारा? प्यूरिन है, तो प्यूरिन दोनों में कॉमन होगा, इवन कि साइटोसिन भी दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीएनए में थायमिन होगा एंड आरएनए में क्या हो जाएगा आपका? यूरासिल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यूरासिल को ये भी बोलते हैं थायमिन को हम लोग बोलते हैं 5-मिथाइल यूरासिल। थायमिन को हम लोग क्या बोलते हैं? 5-मिथाइल यूरासिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो थायमिन डीएनए में है, उसके बदले में आरएनए में क्या होगा? यूरासिल पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है किसके बीच में? डीएनए एंड आरएनए के बीच में। ये एक दूसरा डिफरेंस है कि डीएनए के अंदर थायमिन होगा एंड आरएनए के अंदर यूरासिल होगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप का आपका क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका फॉस्फेट ग्रुप। अब अगर हम देखते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप का क्या मतलब है यहाँ पे? फॉस्फेट ग्रुप का क्या मतलब है, ठीक है। जो फॉस्फेट ग्रुप है ये प्रेजेंट होगा डीएनए आरएनए में, दोनों में फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे H3PO4, इस फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लिए कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज पाया जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड में आपका सबसे पहले पेंटोस शुगर पाया जाएगा। पेंटोस शुगर आपका 2 टाइप का होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है एंड राइबोस शुगर होता है। डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में पाया जाएगा एंड राइबोस शुगर आपका आरएनए में पाया जाएगा, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो जो राइबोस शुगर होगा उसके 2' पोजीशन पे OH पाया जाएगा, जिसके कारण वो रिएक्टिव होगा और लेस स्टेबल होगा। जबकि डीएनए के अंदर 2' पोजीशन पे OH नहीं पाया जाता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है, कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स ये है कि आपका नाइट्रोजनस बेस टोटल 4 टाइप का होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, 5 टाइप का होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन,
थायमिन एंड यूरासिल्स। लेकिन अगर आपका डीएनए का पूछा जाए तो बोलोगे डीएनए में 4 टाइप का होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। अगर आरएनए की बात की जाए तो आरएनए में आपका 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल्स। ठीक है, तो आरएनए में यूरासिल्स होता है और डीएनए में थायमिन होता है। ठीक है, थायमिन को हम दूसरा केमिकल नेम से भी जानते हैं, 5-मिथाइल यूरासिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका फॉस्फेट। फॉस्फेट दोनों में होता है, फॉस्फेट डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन ही होता है। ठीक है, और फॉस्फेट किस फॉर्म में होता है, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है। इट मीन्स अब आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या हो गया, आपका पेंटोस शुगर हो गया, ठीक है, प्लस नाइट्रोजनस बेस हो गया और प्लस आपका फॉस्फेट हो गया। लेकिन आपसे अगर बोला जाए न्यूक्लियोटाइड के बदले न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट कर दो आप, न्यूक्लियोटाइड माइनस जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में आपका फॉस्फेट नहीं होगा, एक तो पेंटोस शुगर होगा और दूसरा आपका नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है, ये दोनों मिलके आपका क्या बना लेगा, ये दोनों मिलके बना लेगा आपका न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो डीएनए के लिए हमारा क्या हो गया, डीएनए के लिए हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हो गया, डीएनए के लिए हमारा क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये कहीं ना कहीं डीएनए का क्या किसकी बात कर ली हम, उसका मोनोमर का बात कर लिए कि वो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, अब जब हम नाइट्रोजनस बेस सब की बात कर लिए हैं तो अब हम कहीं ना कहीं लेंथ के बारे में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि क्या लेंथ होता है डीएनए का। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट लेंथ होता है डीएनए का, और डीएनए का लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, तो डीएनए का लेंथ डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, या कितना नाइट्रोजनस बेस पेयर है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि डीएनए का लेंथ कितना होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डीएनए का लेंथ क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं बैक्टीरियोफाज 5-174, इसमें सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज क्या एक वायरस है जो किसको इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मतलब उसको इन्फेक्शन काउज करता है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो ये बैक्टीरियोफाज एक नाम है, बैक्टीरियोफाज 5-174। इसके अंदर जो आपका ये होगा न्यूक्लियोटाइड होगा, आई थिंक वो होता है आपका 5386 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 5386 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कितने का बना होता है, कितने का बना होता है, बैक्टीरियोफाज 174 का 5386 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। उसी तरीके से आपका एक होता है आपका बैक्टीरियोफाज लेम्डा। बैक्टीरियोफाज लेम्डा को अगर आप देखोगे तो आपका ये बना होता है 48506 बेस पेयर का बना हुआ होता है। कितने का बना होता है, बैक्टीरियोफाज 48506 बेस पेयर का बना हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इकोलाई की बात करते हैं, इकोलाई कितने का बना होगा, तो आप बोलोगे ये बना होगा सर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर का बना होगा, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर का बना होगा। एंड फाइनली आपका एक होता है आपका ह्यूमन बीइंग्स का। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स का कितने का बना हुआ होगा, तो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग कह सकते हो, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का आप कह सकते हो। ये क्या होता है, तो ये होगा आपका 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर का बना होता है। ये एज इट इज आपको वैल्यू याद रखना है कि बैक्टीरियोफेज 5-174 का
कितने न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होगा, तो आप बोलोगे 5386 न्यूक्लियोटाइड का ये बना हुआ होगा, ठीक है। दूसरा बैक्टीरियोफाज लैम्डा जो है वो कितने का बना हुआ, 48506 बेस पेयर का बना हुआ होगा, ठीक है। उस तरीके से आपका अगर इकोलाई की हम बात करते हैं तो वो 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर का बना हुआ होगा, ठीक है। उस तरीके से अगर हम एप्लॉयड करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के लेते हैं तो वो क्या है आपका 3.3 × 10⁹ बेस पेयर का बना हुआ होता है ये, ठीक है। तो ये तो कुछ लेंथ है आपका दिया हुआ, और इवन की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। हम एनसीईआरटी बेस पे ही चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस पे इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी नीड्स में मतलब मायने रखता है एनसीईआरटी, ठीक है। और इतना हम एक बता देंगे ऑब्वियसली, ताकि वो नीट में उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन यहीं तक है, क्लियर ना। तो ये आपका इसका लेंथ हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे, इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे, ठीक है। देखो डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था, डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। कब दिया गया था, तो 1953 में दिया गया था, ठीक है। 1953 में वाटसन एंड क्रिक के द्वारा क्या दिया गया था, आपका स्ट्रक्चर दिया गया था डीएनए का। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो 2 चीज पे बेस्ड है, ठीक है। एक आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न पे बेस्ड है, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न पे बेस्ड है, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। और दूसरा जो ये बेसिस है किस पे बेस्ड है, तो वो है आपका चारगफ रूल पे, चारगफ रूल्स पे बेस्ड है, चारगफ रूल पे बेस है, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1953 में दिया गया था, ठीक है। वो किस पे बेस है, तो वो 2 चीज पे बेस है। एक है आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न पे बेस है और दूसरा चारगफ रूल पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं कैसे इसका ये सारा सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, सबसे पहले डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर proposed by Watson and Crick, in 1953, ठीक है, 1953 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था वो बेस्ड था, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन 2 इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो, 2 different types of investigation, 2 different types of investigations। पहला जो था वो था आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। एंड दूसरा जो आपका इसके अंदर है वो है आपका चारगफ रूल, दूसरा है आपका चारगफ रूल, ठीक है। ये 2 पे बेस था आपका क्या चीज, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये है क्या एक्चुअल में, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है क्या, ठीक है। ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, ये क्या है, किसी भी क्रिस्टल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर को बताता है। ये कैसे बताता है, तो कहीं ना कहीं जब उस पर एक्सरे दिया जाता है, ठीक है, तो एक्सरे वहां से डिफ्रैक्ट होता है और डिफ्रैक्ट होने के कारण उस क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर को बताता है। ये एक टेक्निक के द्वारा किया जाता है जिसको बोलते हैं हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो कर रहा था वो कौन कर रहा था, ये अलग साइंटिस्ट था जिसको बोला जाता है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, विल्किंस और फ्रैंकलिन का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था उस डाटा के बेस पे
ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था। ठीक है, ये दो अलग साइंटिस्ट था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ठीक है, तो इसका जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न था, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डाटा था वो एक्सरे डिफ्रैक्शन का डाटा यूज करके क्या दिया गया था, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। ठीक है, बाद में 1962 में ठीक है नोबेल प्राइज दिया गया था। किसको नोबेल प्राइज दिया गया था, मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, और वो किसको दिया गया था, वॉटसन को दिया गया था, क्रिक को, और साथ में आपका फ्रैंकलिन को। जब तक विल्किंस जो थे बेचारे, ठीक है, उनका देहांत हो चुका था। ठीक है, उनका देहांत होने के कारण, ठीक है, उनको नोबेल, ऑब्वियसली जब देहांत हो जाता तो उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए बाद में नोबेल प्राइज दिया गया था वॉटसन, क्रिक एंड किनको, फ्रैंकलिन को। कब दिया गया था, 1962 में दिया गया था। किस चीज के लिए दिया गया था, तो मेडिसिन के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये एक एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था जो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का था। उस डाटा का यूज करके कहीं ना कहीं डीएनए डबल हेलिकल का स्ट्रक्चर दिया गया था। ठीक है, दूसरा एक चारगाफ रूल है। चारगाफ रूल क्या होता है, तो चारगाफ रूल कहीं ना कहीं डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को बताता है। ठीक है, ये बताता है किसको, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए को बताता है, ठीक है, और ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो एडेनिन प्लस ग्वानिन होगा, ठीक है, मतलब प्यूरिन बाय पैरामिडिन जो होगा, जो साइटोसिन प्लस थाइमिन होगा, ये इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और क्या बताता है, और ये बताता है कि एडेनिन जितना होगा उतना ही क्या होगा, थाइमिन होगा, ग्वानिन जितना होगा उतना ही क्या होगा, आपका साइटोसिन होगा। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि अगर एडेनिन बाय थाइमिन करेंगे तो ये इक्वल टू 1 होगा, साइटोसिन बाय ग्वानिन करेंगे तो ये इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इट मीन्स ये क्या डीएनए के किसको बताता है, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को बताता है। ठीक है, चारगाफ रूल हम लोग आगे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे चारगाफ रूल का मतलब यही है कि एडेनिन क्या बोल सकते हो आप, प्यूरिन बाय पैरामिडिन, मतलब दोनों इक्वल होगा, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पैरामिडिन होगा। दूसरा, एडेनिन जितना होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन्स होगा। ठीक है, मतलब एडेनिन बाय थाइमिन इक्वल टू 1, और साइटोसिन एंड ग्वानिन का जो रेशियो होगा ये भी क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका दो पैटर्न पे, दो इस पे बेस्ड था, दो इन्वेस्टिगेशंस पे बेस्ड था, और डीएनए डबल हेलिकल का स्ट्रक्चर कब दिया गया था, 1953 में दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन कहीं हम देखे थे कि 2003 में किसका एनिवर्सरी मनाया गया, तो एनिवर्सरी किसका मनाया गया होगा, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का 2003 में 50वां एनिवर्सरी मनाया गया था, 50वां एनिवर्सरी मनाया गया था। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है क्या, तो हम कहते हैं डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर देखने से पहले आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम वहां पे एक वर्ड यूज करेंगे आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम, और एक वर्ड यूज करेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम या 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है डीएनए में। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि वहां पे मैं स्ट्रक्चर नहीं बताए थे। देखो स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, ये शुगर है हमारा, ये आप जानते हो, हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, इसके इस पोजीशन पे ये 5th पोजीशन होगा CH2, यहाँ पे फॉस्फेट पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, फॉस्फेट पाया जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या होगा, H होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका OH होगा, ये क्या होगा आपका H होगा, ये क्या होगा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे, और यहाँ पे H होगा। ठीक है, अगर आपको ध्यान से आप देखो तो आपका क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 प्राइम है, ये 4 प्राइम है। ठीक है, और ये 5 प्राइम है। तो आप क्या बोलोगे, जो 5 प्राइम है, 5th नंबर कार्बन है, उस पर क्या पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है। कौन पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, और जो कार्बन नंबर 1 है, उस पर कौन पाया जाता है, उस पर नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। ठीक है, आपको एक चीज और यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड,
इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, एक ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि एसिड और अल्कोहल के बीच हमेशा एस्टर बॉन्ड बनता है, अल्कोहल एंड एसिड के बीच हमेशा एस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे OH ग्रुप रहा पहले, ये शुगर है, शुगर का OH ग्रुप था, और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, तो मिलकर के यहाँ पे क्या बना लिया आपका एक एस्टर बॉन्ड बना लिया, और फॉस्फेट प्रेजेंट है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग अगर आपसे पूछ दिया नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा तो आप बोलोगे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि शुगर और फॉस्फेट के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा तो आप बोलोगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 प्राइम हो गया और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 प्राइम है। ठीक है, अब जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, उस नए न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम यहाँ पे अटैच होगा। कहने का मीनिंग हम डायरेक्ट शो करते हैं यहाँ पे कुछ फॉस्फेट होगा, हम डायरेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आपका एक फॉस्फेट होगा, हम यहाँ पे OH को हटा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में काफी लंबा पड़ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका O होगा, देन दूसरा वाला कार्बन होगा। ठीक है, दूसरा वाले कार्बन का 5th पोजीशन हम लेंगे, दूसरा वाला जो न्यूक्लियोटाइड्स है हमारा उसका हम 5th पोजीशन लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5th पोजीशन था, ये वाला पोजीशन था CH2। ठीक है, तो CH2OH PO और यहाँ पे फिर आपका ये CH2। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH है। ठीक है, फिर से अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड्स को देखें, इस न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है, यहाँ हमारा, यहाँ इस न्यूक्लियोटाइड्स में हमारा क्या है, यहाँ पे 1 प्राइम है। यहाँ पे क्या है हमारा न्यूक्लियोटाइड पे 1 प्राइम है, और ये क्या है आपका 2 प्राइम है, ये क्या आपका 3 प्राइम है, ये क्या आपका 4 प्राइम है, ये क्या है आपका 5 प्राइम है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बॉन्ड बना है, एक यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बना है, एक यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच एक एस्टर बॉन्ड तो यहाँ पे बना है, और एक एस्टर बॉन्ड ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, जो ये वाला हम शो कर रहे हैं। ये एस्टर बॉन्ड फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था, और एक यहाँ पे एक नया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH था। ठीक है, ये फॉस्फेट से बाइंड करेगा तो 2 फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनेगा। एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन गया, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, और एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन गया, जिसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है तो यहां से वर्ड आता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या बोलते हैं इसको हम? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आपसे अगर कोई पूछ दिया जाए कभी कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है तो आप बोलोगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। कैसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है? एक तो ऑब्वियसली जो 5 प्राइम हमारा OH था, ठीक है, 5 प्राइम और फॉस्फेट के बीच एक बॉन्ड तो था ही, ये वाला फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। दूसरा जो फॉस्फेट था उसका 3 प्राइम के साथ एक एस्टर बॉन्ड बना। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कितना फॉस्फेट बॉन्ड हो गया तो आप बोलोगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, मतलब यहाँ पे 2 एस्टर बॉन्ड हो गया। ठीक है, फॉस्फेट के 2 एस्टर बॉन्ड हो गया। तो आप क्या बोलोगे? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है तो आप बोलोगे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। अब हम एक चीज बताने वाले थे आपको कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम हम क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो 5 प्राइम जो लेते हैं हमेशा हम 5th कार्बन को हम 5 प्राइम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो एंड हो रहा है ये 3 प्राइम आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम था, नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ, उसका 5 प्राइम ऊपर की तरफ अटैच हो गया, और जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे फिर से फ्री हो गया आपका 3 प्राइम। जो नया न्यूक्लियोटाइड नीचे ऐड होगा उस न्यूक्लियोटाइड का भी 5 प्राइम इस 3 से अटैच हो जाएगा, और 3 प्राइम क्या रहेगा उसका? फ्री रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये 5 प्राइम इधर फ्री है और 3 प्राइम हमेशा नीचे फ्री रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये वर्ड यूज करते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और डीएनए का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। कैसे होता है? तो यहाँ पे आपका 5 प्राइम है 5 पोजीशन पे, और 3 प्राइम कहाँ पे? आपका नीचे की तरफ है। और जैसे ही नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो नए न्यूक्लियोटाइड का भी 5 प्राइम इसके साथ अटैच होगा 3 प्राइम के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही? 3 प्राइम के साथ अटैच होगा। ठीक है, और उसका भी क्या होगा? जो 3 प्राइम वाला पोर्शन होगा वो फ्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोल लेते हैं ये 5 प्राइम है और ये आपका 3 प्राइम है। तो ये एक डायरेक्शन बन जाता है 5 प्राइम से
3 प्राइम, और डीएनए का सिंथेसिस जब भी होता है वो क्या होता है, या आरएनए का सिंथेसिस इवन की वो क्या होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो जब भी ये बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। तो ये आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने वाला है कि यहाँ पे एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है जो 5 प्राइम जो कार्बन होता है हमारा वो और फॉस्फेट के बीच बनता है। दूसरा यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जो नाइट्रोजनस बेस और इसके बीच बनता है, किसके बीच बनता है, शुगर के बीच बनता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच ऑब्वियसली एक फॉस्फोएस्टर और 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए हम इन दोनों के बीच कह सकते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड है, तो आप बोलोगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, क्लियर ना। तो और 5 प्राइम 3 प्राइम क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 प्राइम यहाँ पे आपका एक पॉइंट से 5 प्राइम होगा और दूसरा एंड पे क्या होगा आपका 3 प्राइम होगा, इसलिए हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसको बोल लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि क्या क्या फीचर होगा डीएनए का स्ट्रक्चर का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का क्या क्या फीचर है। ठीक है, तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम सिंपल ऐसे ही एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं रेंडमली। ठीक है, रेंडम जब हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का, कुछ इस टाइप से बस हम ऐसे रेंडमली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, रेंडमली हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, एक होगा ये 5 प्राइम और सेम उसका अपोजिट ऑब्वियसली ये होगा 3 प्राइम, और ये फिर 5 प्राइम है तो ये होगा 3 प्राइम। ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसका क्या क्या फीचर होगा, तो सबसे पहले डीएनए डबल हेलिकल्स का फीचर सबसे पहले होगा एक बोथ स्ट्रैंड आर complementary and anti-parallel to each other, and anti-parallel to each other। ठीक है, हम कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है कि अगर एक स्ट्रैंड से हमारा कोई प्यूरिन निकलता है तो दूसरे स्ट्रैंड से हमारा क्या निकलेगा, पैरामिडिन निकलेगा, और ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो कहने का मतलब अगर यहाँ प्यूरिन है तो यहाँ पैरामिडिन है, और दोनों मिलके क्या बना रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि जब ए आएगा तो उसके साथ हमेशा टी आएगा, जब एक स्ट्रैंड में सी आएगा दूसरे स्ट्रैंड में हमेशा जी आएगा, ये वाइस वर्सा इस टाइप से होता रहेगा। अगर एक स्ट्रैंड में टी आएगा दूसरे स्ट्रैंड में ए आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का होता है। ठीक है, दोनों मिलके एक कंप्लीट बनाता है, और ये जो बनाएगा इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हम नाइट्रोजिनस बेस पेयर। देखो यहाँ पे हम वही वर्ड यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजिनस बेस का पेयर है। हम नाइट्रोजिनस बेस वर्ड यूज करते हैं ऑब्वियसली सिंगल के लिए, यहाँ पे हमारा 2 है तो 2 है तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करें नाइट्रोजिनस बेस पेयर। नाइट्रोजिनस का बेस का क्या है, यहाँ पे पेयर है। ठीक है, दूसरा चीज कि ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए होता है क्योंकि जब भी एडेनिन आएगा तो थायमिन आएगा, एडेनिन हमेशा थायमिन से बाइंड करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बाइंड करेगा, लेकिन ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा। ये भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं कि एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल होने का क्या मतलब है कि अगर हमारा एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम से किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम। ठीक है, इस टाइप से होगा, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में डीएनए बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनेगा, और ये क्या है, एक आपका एंटी पैरेलल नेचर का होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हमारा जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका, वो एंटी पैरेलल है। ठीक है, क्या है वो आपका एंटी पैरेलल है। ठीक है, और क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का होता है। ठीक है, दूसरा चीज के इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर पाया जाता है। अब ये एक नाइट्रोजनस बेस पेयर है, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस पेयर है। इन दोनों नाइट्रोजनस बेस पेयर का बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजिनस बेस पेयर कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। अच्छा, जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, ठीक है, वो किस टाइप का डीएनए था, तो आप बोलोगे वो बी टाइप का डीएनए था। वो किस टाइप का डीएनए था,
बी टाइप का डीएनए था। ठीक है, डीएनए का डिफरेंट टाइप होता है, ए टाइप होता है, बी टाइप होता है, सी टाइप, डी टाइप एंड जेड टाइप। ठीक है, ये 5 टाइप का आपका डीएनए होता है, जिसमें जो इसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, जो आपका वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, ये बी टाइप का है। इसलिए हम जो भी फीचर यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा फीचर आपका बी टाइप का डीएनए का फीचर है। किस टाइप का डीएनए का फीचर है? बी टाइप का डीएनए का फीचर है। ठीक है, तो हम बी टाइप का डीएनए का फीचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें दूसरा टाइप का नहीं पढ़ना ज्यादा। ठीक है, फिर भी हम लास्ट में नेक्स्ट क्लास में हम उसका एक टेबल ड्रॉ कर देंगे, जिसमें हम सबका जो फीचर है उसको हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, लेकिन पूछा नहीं जाता है नीट्स में। नीट्स में आपका पूछा जाएगा बी टाइप का डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स, या थोड़ा सा कभी कभी जेड टाइप का पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, अब अगर हम बोलते हैं ये एक कंप्लीट हेलिक्स है, यहां से यहां तक एक कंप्लीट हेलिक्स है, एक कंप्लीट हेलिक्स है, इसको हम कंप्लीट हेलिक्स बोल लो या इसको पिच बोल लो, पिच बोल लेते हैं या हेलिक्स बोल लेते हैं, एक कंप्लीट हेलिक्स बोल लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये कंप्लीट हेलिक्स की बात करें तो इस कंप्लीट हेलिक्स के अंदर आपका अप्रोक्स कितना 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है। कितना नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है इन दोनों के बीच? 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इस नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 है, और टोटल 10 है, इसलिए हम कह सकते हैं 10 इंटू 0.34 इट मीन्स 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, तो इट मीन्स एक कंप्लीट हेलिक्स या एक कंप्लीट या एक कंप्लीट पिच का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर कितना डिस्टेंस होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, तो आप कह सकते हो अ कंप्लीट हेलिक्स कंटेन 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर। कितना नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा? 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा। ठीक है, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर। अब कहोगे डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस ऑफ अ कंप्लीट हेलिक्स, कंप्लीट हेलिक्स का डिस्टेंस कितना होगा? तो ऑब्वियसली डिस्टेंस अगर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर है 0.34 इट मींस 34 नैनोमीटर। नैनोमीटर आप जानते होंगे 10⁻⁻9 होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है आपका 10⁻�9 मीटर होता है। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि हम सबसे पहले ये देख लिए कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का होता है, एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल का ये मीनिंग है। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस ये होगा 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का। एक कंप्लीट हेलिक्स का अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पाया जाएगा। डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस आपका 3.4 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हेलिक्स का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं और क्या क्या फीचर होता है तो हम कहते हैं इसके अंदर एडेनिन ऑलवेज बाइंड विथ, किसके साथ बाइंड करेगा? एडेनिन ऑलवेज बाइंड विथ थाइमिन के साथ बाइंड करेगा। और कितने से बाइंड करेगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन से बाइंड करेगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? तो आप बोलोगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा। ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन से बाइंड करेगा। कितने से बाइंड करेगा? तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बाइंड करेगा हमेशा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या हम बोलते हैं एटी रिच रीजन मतलब जहाँ पे एटी ज्यादा पाया जाएगा, ये जल्दी मेल्ट करेगा, कम टेम्परेचर मेल्ट करेगा, ये ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम जब रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ेंगे वहां पे बोलेंगे जो बबल्स फॉर्मेशन होता है, जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है वो एटी रिच रीजन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इजिली इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बबलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किस रीजन में होता है तो हम बोलते हैं जनरली एटी रिच रीजन से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, तो ये तो आपका डीएनए का कुछ बेसिक फीचर हो गया डीएनए के स्ट्रक्चर का। इसके अलावा और क्या फीचर है इसका? इसके अलावा जो फीचर है वो एक फीचर होता है कि डीएनए का जो होता है आपका डायमीटर, अगर इसकी बात करें हम डायमीटर का, इसका डायमीटर होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। कितना एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है? 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। ठीक है,
बात समझ में आ रही है ना। 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर और इसमें कोई फीचर आपको अगर लगता है, इसमें और कोई फीचर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है आपका जो नीट में भी पूछा गया है कि डीएनए का बैकबोन कौन बनाता है। बैकबोन कौन होता है? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखें उसमें बैकबोन किस चीज़ का बना हुआ होता है, ठीक है। तो बैकबोन बनता है आपका पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट का। तो फॉस्फेट और पेंटोस शुगर का क्या बन जाएगा? आपका बैकबोन बनेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि बैकबोन किस चीज का बनता है। तो बैकबोन ये है, ये इसका बैकबोन है, ठीक है। जबकि ये निकला हुआ अंदर की तरफ जो है वो नाइट्रोजनस बेस पेयर का, और नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होगा ये बैकबोन पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है और अंदर वाले साइड से होता है, इनर साइड से होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि बैकबोन किस चीज का बना? पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट का। एंड नाइट्रोजनस बेस जो होता है, नाइट्रोजनस बेस परपेंडिकुलर टू बैकबोन, ये परपेंडिकुलर टू बैकबोन एंड लोकेटेड इनवर्ड, और अंदर की तरफ ये पाया जाता है। कहाँ, किसकी तरफ पाया जाता है? ये अंदर की तरफ पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा फीचर आपका क्या हो गया? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कुछ और भी होता है, यहाँ पे वो चीज हमें नहीं दिख रहा है। जैसे ये होता है एक आपका, इसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिप्रेशन दिख रहा है, तो एक ज्यादा डिप्रेशन वाला होता है उसको बोलते हैं हम मेजर ग्रूव, ठीक है। और एक कम डिप्रेशन वाला होता है जिसको बोलते हैं माइनर ग्रूव, ठीक है। बाकी हम लोग फीचर जो होगा वो हम जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बी टाइप डीएनए था यहाँ पे, ठीक है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है बी टाइप डीएनए है, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बी टाइप डीएनए का पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, थोड़ा सा हम टेबल को डिस्कस करेंगे कि क्या कंपेयर है बी टाइप डीएनए में, ए टाइप डीएनए में, सी टाइप डीएनए में, डी टाइप डीएनए में एंड जेड टाइप डीएनए में, क्या डिफरेंस है इन सब में, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस यही सारा चीज होगा जो पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये डायमीटर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपका ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जब ये डिस्टेंस चेंज होगा तो ये वाला पूरा का पूरा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये सब चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये है आपका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, उसका कुछ फीचर यहाँ पे हम बताए, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्लास यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहें इसी तरीके से, क्योंकि ये हम सीरीज में लेकर के चलेंगे, ठीक है। और कंटिन्यूसली एक चैप्टर का डेली ऑलमोस्ट मे बी एक लेक्चर डेली आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कंटिन्यूसली देखते रहेंगे इसी टाइप से, ठीक है। हम इस टाइप से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और होपफुल ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ओके, बाय।